चलिए नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। विषय की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर, जो कि लगातार निरंतर एक भारत की चिंता थी, लेकिन अब इस चिंता का समाधान हो गया है। दरअसल कनाडा की शीर्ष खुफिया एजेंसी यानी CSIS ने 2024 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार साफ तौर पर माना है कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी चरमपंथी भारत में हिंसा बढ़ाने, धन जुटाने और साजिशें रचने के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। और यह भारत के लंबे समय से लगाए जा रहे आरोपों की एक तरह से पुष्टि है कि कनाडा खालिस्तान समर्थकों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है भारत के खिलाफ साजिश रचने को लेकर। और रिपोर्ट में पहली बार चरमपंथ शब्द का इस्तेमाल कर खालिस्तान आंदोलन को आतंकवादी गतिविधि के रूप में भी पहचाना गया है। कनाडा स्थित खालिस्तानी चरमपंथियों को अगर बात करें तो PMV यानी राजनीतिक प्रेरित हिंसक चरमपंथ की श्रेणी में इसे रखा गया है। यह 1985 के एयर इंडिया बम धमाके के बाद पहली बार है जब कनाडा सरकार ने इस तरह स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल किया है। और भारत ने कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर जैसे नेता जो 2023 में मारे गए, कनाडा से भारत विरोधी गतिविधियां करते रहे और वहीं राजनीतिक स्वतंत्रता के नाम पर कनाडा में इन गतिविधियों को सहन करने का भी आरोप भी लगता रहा है। और अब CSIS ने इन बातों को एक तरह से आधिकारिक मान्यता दी है और जिससे भारत एक बड़ी सफलता भी मान रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को भी कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही 2025 के G7 समिट की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री की मुलाकात ने दोनों देशों के संबंध में सुधार के संकेत दिए हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या अब कनाडा ने भारत की चिंता को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है? क्या कनाडा ने ये जो भारत की चिंता थी खालिस्तानी और खालिस्तान समर्थकों को लेकर, भारत के पीछे साजिश रचने को लेकर, क्या कनाडाई सरकार ने अब इधर चिंता जताई है और इस विषय को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है? सवाल यह भी है, क्या यह कनाडा की नीति में बड़ा बदलाव है? क्या कनाडा ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बहुत ज्यादा छूट दी थी? क्या ये दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत है? सवाल बहुत सारे हैं। तमाम सवालों को गहन समझने की कोशिश करेंगे, खास मेहमान जोड़ेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भारत ने कई बार दोहराई थी ये बात और अब जाकर चूंकि जो कनाडा की शीर्ष खुफिया एजेंसी है यानी CSIS, उसने 2024 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार साफ तौर पर माना है कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी चरमपंथी भारत में हिंसा बढ़ाने, इसके साथ ही साथ धन जुटाने, साजिशें रचने के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भारत के लिए भी अच्छी खबर है। और G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के प्रधानमंत्री के बीच में मुलाकात हुई है और भारत ने कई बार इसे दोहराया था। सवाल बहुत सारे हैं। खालिस्तानी चरमपंथ की अगर बात करें, कौन था हरदीप सिंह निज्जर, यह भी एक बड़ा सवाल है। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा था? भारत की चिंता वैध थी, अब यह स्पष्ट हो गया है। खालिस्तान आंदोलन केवल आतंकवाद था, यह भी माना जा सकता है। पाकिस्तान पर भी जो आरोप थे उसको भी स्पष्ट इसमें किया गया है। रिपोर्ट में पहली बार चरमपंथ शब्द का इस्तेमाल कर खालिस्तान आंदोलन को आतंकवादी गतिविधि के रूप में पहचाना गया है। कनाडा स्थित खालिस्तानी चरमपंथियों यानी CBKE को PMV यानी राजनीतिक प्रेरित हिंसक चरमपंथ की श्रेणी में रखा गया है। यह 1985 के एयर इंडिया बम धमाके के बाद पहली बार है जब कनाडा सरकार ने इस तरह स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल किया है। तो चलिए, बड़ा संवेदनशील ये विषय है और हम बात इसी पे कर रहे हैं कि भाई कनाडा की शीर्ष खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है, उसमें जो भारत की चिंता थी साफ दर्शा रही है, बता रही है। जो कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी चरमपंथी भारत में हिंसा बढ़ाने, धन जुटाने और साजिशें रचने के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। यह भारत के लंबे समय से लगाए जा रहे आरोपों की पुष्टि भी है। दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इकबाल सिंह लालपुरा सर हैं,
सिख स्कॉलर सर, बहुत वेलकम आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इसके अलावा वेद भूषण शर्मा सर है हमारे साथ, पूर्व एसीपी सर, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत वेलकम। आप दोनों लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है। इकबाल साहब, मैं चाह रहा हूं आप ही से शुरुआत कर लूं, चूंकि ये भारत के लिए एक बड़ी सफलता है, चूंकि भारत की जो चिंता थी, चूंकि साफ तौर पर खालिस्तानी चरमपंथी भारत में हिंसा बढ़ाने, धन जुटाने, साजिशें रचने के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल करते थे लगातार, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है, चाहे भले ही G7 समिट के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडाई प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात, अब इन रिश्तों में सुधार की उम्मीद करें। इकबाल साहब, क्या कनाडा ने अभिव्यक्ति की जो आजादी दे रखी थी, बहुत ज्यादा छूट दे रखी थी, कनाडा को भी अब समझ आया, या कनाडा की नीति की अगर बात करें तो ये उसमें बड़ा बदलाव है? क्या ये दोनों देशों के रिश्ते की एक नई शुरुआत है, ये भी कह सकते हैं क्या इकबाल सिंह लालपुरा साहब? बात यह है कि हर देश अपनी सुरक्षा चाहता है, हाँ, और दूसरे देश में बैठे लोग, किसी कनाडा में बैठे लोग, स्पष्ट मैं कहता हूं, भारत के लिए खतरा बने, ये हमारे लिए चिंता का विषय था, जिसके लिए हम बरसों से कनाडा की सरकार को सुचेत करते रहे हैं, उनको बताते रहे हैं कि ऐसा आपसे हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि उनकी अपनी एजेंसी ने ये रिपोर्ट की है कि भारत के खिलाफ जो कार्रवाई खालिस्तान के नाम से हो रही है, उसमें कनाडा के लोग जो हैं और पाकिस्तान के लोग मिलके ये फंडिंग भी कर रहे हैं, फंड इकट्ठा भी कर रहे हैं, हाँ, और भारत को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कनाडा ने माना है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। ठीक है, वेद भूषण शर्मा सर लगातार जुड़ते रहे अपने साथ, पूर्व एसीपी भी रहे। वेद भूषण शर्मा सर, कैसे देख रहे हैं? आपका पहला रिएक्शन में चाह रहा, चूंकि भारत के लंबे समय से लगातार लगाए जा रहे जो आरोप है, उन आरोपों की ये पुष्टि से कहा जा सकता है। अब आपका मैं पहला रिएक्शन चाह रहा हूं वेद भूषण शर्मा सर। देखिए यासूब रजा जी, ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, हाँ, और सबसे बड़ी जीत, हाँ, इकबाल सिंह जैसे देशभक्त सिखों की जीत है, जिनके नाम को बार बार कुछ एक वर्ग, कनाडा में सारे सिख उग्रवादी नहीं है, सारे सिख हिंदुस्तान के अंदर सपोर्ट करने वाले नहीं है, इकबाल सिंह जैसे देशभक्त हैं, जिन्होंने हमेशा अपने आप को देश के लिए न्यौछावर किया है। सिखियत का पंजाब के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है हिंदुस्तान की आजादी के अंदर, और आज भी हिंदुस्तान में सिख को बहुत इज्जत सम्मान से देखा जाता है, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए ही केवल सिख धर्म पैदा हुआ है। तो ऐसे हालात में ये सिखों की जीत है, देशभक्त सिखों की जीत है, हम सब की जीत है और भारत की जीत है। इस बार जो पहले जो ट्रूडो की सरकार थी, जस्टिन ट्रूडो की सरकार, उनका झुकाव या कहें तो सीधे सीधे उनके संबंध कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ थे कि जो उनकी मजबूरी बन गए थे, उनकी गवर्नमेंट को वहां पर चलाने के लिए, उनको रन करने के लिए उनकी मजबूरी थी। मजबूरी में वो जानकर भी उनको हटा नहीं पा रहे थे, इससे उनकी सरकार गिर जाती। परंतु अब चूंकि इलेक्शन के बाद जो नई सरकार आई है, मार्क साहब की जो सरकार आई है, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम लिया। उन्होंने G7 के देशों की मीटिंग के अंदर हिंदुस्तान को इनवाइट किया, और उसी टाइम पर ये जो CSIS की जो एक खुफिया रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें तमाम चीजों को बताया गया है कि किस तरह से हमारे देश से कुछ एक वर्ग, पूरा वर्ग नहीं, मैं दोबारा आपको स्ट्रेस करके बता रहा हूं, पूरा वर्ग सिखों का ऐसा नहीं है कनाडा के अंदर कि जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, परंतु कुछ ऐसा एक एलिमेंट वहां पर डेवलप हो गया था जो तमाम इस तरह की गतिविधियां कराते थे। हालांकि वो हिंदुस्तान भी नहीं आते, उनका हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, पंजाब से, दिल्ली से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, परंतु उनके जो शरारती और इजवन्नू जैसे लोग जो उल्टी सीधी हरकतों के लिए जाने जाते हैं, देश के खिलाफ बोलने के लिए जाने जाते हैं, उनकी हिम्मत तो ये भी नहीं है कि हिंदुस्तान आकर वो अपने, यदि लड़ाई लड़नी है तो हिंदुस्तान आकर लड़ें। वो दूसरी जमीन से देश के खिलाफ एक छद्म वार, एक वार चला रहे थे जो छद्म थी, पीछे से एक वार कर रहे थे। तो वो उसका खुलासा हुआ है, जिस तरह से बोइंग का जो हादसा था जिसमें बहुत सारे इंडियंस जो है हमारे एयर इंडिया की प्लेन में मारे गए थे, उसके बाद से ये आज तक बहुत बड़ा सरकार ने वहां पर स्टैंड लिया है। उसकी वजह से
भारत सरकार ने जो भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल से अपने एम्बेसडर्स को भेजना, कॉन्सुलेट्स को वहां पर भेजना, और जो तमाम प्रतिबंध हिंदुस्तान ने लगाए हुए थे या कनाडा की तरफ से भी प्रतिबंध लगे हुए थे, उम्मीद है कि आने वाले समय में बिल्कुल तमाम चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। पंजाब से बहुत बड़ा वर्ग कनाडा के अंदर रहता है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि कम से कम ऐसा समय शुरू हुआ है जब दोनों देशों के बीच में एक अच्छे संबंधों की शुरुआत हुई है। जो फंडिंग जहां तक है बहुत सारा, क्योंकि सिख कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, पैसे के हिसाब से, पावर के हिसाब से बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है जो बहुत रईस है। उनके लिए इन तरह की चीजों में फंडिंग वंडिंग करना बहुत ही छोटी और मामूली चीज है, परंतु एक वर्ग वहां पर इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रहा था। अब शायद उसका ऊपर भी चेक लग पाएगी, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट भी इस तरह की चीजों को शायद जो अभिव्यक्ति के नाम पर जो आजादी का मिसयूज होता था शायद ना हो, और वहां पर उनके ऊपर सख्त नकेल करने की कार्रवाई की गई थी। अभी मोदी जी जब दिखाई दे रहे थे, आपके तमाम सोशल मीडिया दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग था जो मोदी जी को वहां पर एंट्री नहीं चाहता था कि वहां पर उनकी एंट्री हो, परंतु वहां की सरकार ने कड़ा स्टैंड लिया। तमाम पुलिस और तमाम एजेंसीज को लगाकर बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर शिरकत की और बड़ी कामयाबी के रूप में इस दौरे को देखा जाएगा। हालांकि क्रोएशिया और साइप्रस के दौरे पर भी हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं, वहां से भी अच्छी न्यूज आ रही है कि वहां भी प्रधानमंत्री का बल्कि देश का बहुत बड़ा एक सम्मान हो रहा है। किस तरह से उन लोगों ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ हिंदुस्तान की तरफ एक पॉजिटिव हाथ बढ़ाया या देखा, तो ये हमारे लिए एक ये जो दौरा है बहुत अहम रखता है, क्योंकि ऐसे समय में दौरा हो रहा है जब पाकिस्तान के साथ में हमारी आमने सामने की ठनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन्होंने पहलगांव में हमारे 26 इनोसेंट हमारे हिंदुस्तानियों को मार दिया, धोखे से मार दिया, चीटिंग फ्रॉड करके मार दिया। तो ये एक परीक्षा का समय है। उम्मीद है कि कनाडा और भारत के जो संबंध जिस तरह पहले हमारे यहाँ बहुत इजी था, बल्कि कनाडा और इंडिया के बीच में बिल्कुल एक पारिवारिक रिलेशन की स्थिति थी कि शादियां हो रही हैं, लोगों का आना जा रहा हो रहा है। और केवल सिख कम्युनिटी नहीं, हिंदू कम्युनिटी भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर कनाडा के अंदर सेटिल है। पर इस बार उन लोगों ने मन बनाया कि मार्क को जिताकर हम इस तस्वीर को बदल दें, और इस तस्वीर की शुरुआत है, और देखें आगे आगे होता है क्या। ठीक है, बिल्कुल वापस आ रहा हूं। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूं, अभी तक कनाडाई सरकार का ध्यान इस ओर क्यों नहीं था, ये एक बड़ा सवाल है। और CSIS की जो रिपोर्ट है इसमें चरमपंथ शब्द का प्रयोग खालिस्तान आंदोलन के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और एक और छोटा सा ये सवाल इकबाल साहब, चूंकि भारत लंबे समय से कनाडा पर वो कौन सा आरोप लगा रहा है जो कि अब CSIS की इस रिपोर्ट में उसकी पुष्टि हुई है, उन आरोपों की भी हम बात करेंगे, थोड़ी इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा इकबाल साहब। देखो, जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी, वो किसी के ऊपर उसका टिकाव था, क्योंकि वो मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी, और जो आदमी जगमीत सिंह उनको सपोर्ट कर रहा था वो आप खालिस्तानी बात करता है, और इस बार वो खुद हारा। लोगों ने, कनाडा के लोगों ने उसको ही पसंद नहीं किया। तो इसकी वजह से एक तो ये है कि ये लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट, मार्क कैनी की गवर्नमेंट अपने पांव पे है ज्यादा। दूसरा, इनके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है कि भारत के लोगों का पैसा वहां लगता है, और हमारे स्टूडेंट वहां जाते हैं, बहुत सारा पैसा लेके जाते हैं जो एजुकेशन में फीस देते हैं, और उनके पैसे यहाँ लगे हुए हैं, उनकी कंपनी जहां है। ट्रेड और बिजनेस दोनों ही, जब पैसा नहीं होगा तो स्टेट कैसे चलेगी। तो एक बड़े बिजनेस पार्टनर को निराश करना ये इन कनाडा के हित में भी नहीं है। भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया है, वर्ल्ड में नंबर 4 पे है हम। दूसरी बात है कि सिख जो है एक देवता पैदा किया गया है। गुरु नानक ने देवते बनाए थे। देवते जो है मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, ध्यान देने वाले होते हैं, समाज की सेवा करने वाले होते हैं। जो लोग ऐसे काम वहां कर रहे हैं, ये सिख कौम के ना तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। कोई आदमी दाढ़ी केस रखने से सिख नहीं बन जाता, ये सिख है ही नहीं। इनमें सिखी की ना तो भावना है, ना कोई सिख किसी बेगुनाह को नहीं मारता। कोई सिख तो देवता है। और दूसरा, जब गुरु गोविंद सिंह साहब ने बनाया, जैसे
के हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। तो गुरु साहब ने तो खालसा आर्मी बनाई, खालसा आर्मी, खालसा अकाल पुरख की फौज, आर्मी ऑफ द ऑलमाइटी गॉड टू सेव द सोसाइटी, टू सेव द वर्ल्ड। और उन्होंने किया भी है, दुनिया में पूरा एक नया क्रांति लाई है। ये सिखों को बदनाम करने वाले लोग हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू तो सिख ही नहीं है। अगर उसमें नाम रखने से सिख थोड़ी है जी, ना वो सिख धर्म को प्रैक्टिस करता है। हाँ। अगर किसी ने सिखों की बात करनी है, यहाँ 2 करोड़ 10 लाख सिख इंडिया में रहते हैं। इंडिया में आइए ना और यहाँ आके बात करिए। तो ऐसे लोग हैं, ये ISI के एजेंट हैं। हाँ। और पैसे के लिए, दूसरे काम के लिए ये हमारे देश के दुश्मन हैं। हाँ। जिनके साथ कोई भी भारतीय और खास करके सिख जो है, इनसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। हाँ, मैं इससे भी थोड़ा इकबाल साहब समझना चाहता हूं, चूंकि रिपोर्ट में पाकिस्तान को भी कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अब इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, मैं चाहता हूं थोड़ी इसके ऊपर भी प्रकाश डालिएगा। 1982 के बाद हाँ। पाकिस्तान ने 2 के फार्मूला, खालिस्तान और कश्मीर के नाम पे जो है वार यहाँ इंडिया में शुरू की है। जो यहाँ वेपन भेजते हैं और लोगों को ट्रेन करते हैं, तो उसी लिए इस दोनों को समझते हैं कि इंडिया का जो पंजाब बॉर्डर है 550 किलोमीटर है, इसको डिस्टर्ब रखेंगे तो शायद हमें कश्मीर में लाभ होगा। लेकिन उनकी बेवकूफी है, मैं गलती शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि सिख कौम ने हमेशा आगे होके लड़ा है। इनको जनरल गुरबख्श सिंह, अपना हरबख्श सिंह को याद करना चाहिए 65 बार को। 48 में जनरल कुलवंत सिंह को देखना चाहिए, प्रीतम सिंह ब्रिगेडियर साहब को देखना चाहिए, और 71 में जनरल JS अरोड़ा को देखना चाहिए, मार्शल ऑफ द ईयर अर्जन सिंह को देखना चाहिए। जो लोग देश की लड़ाई में 48 हो, 65 हो या 71 हो, या अब भी जो है, जब ऑपरेशन संदूर में भी सिख अफसरों ने और सिख जवानों ने देश के लिए कुर्बानियां की हैं, आगे बढ़ के लड़ाई लड़ी है। ये सारे देशभक्त हैं। हाँ, हमारा हक है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हमारा ननकाना सा वहां है। हाँ। हमारा लाहौर हमारी राजधानी थी। हाँ। हमें तो वो चाहिए। ये तो देश पूरा अपना है। यहाँ तो महाराष्ट्र में भी गुरु गोविंद सिंह साहब गए और वहीं उन्होंने जो अकाल पुरख को जाके मिले, पटना साहब में पैदा हुए। ये सारा देश हमारा है, हम इसके मालिक हैं, और यहाँ इस देश ने हमें सब कुछ दिया है। हम यहाँ के राष्ट्रपति भी बने हैं 2% पॉपुलेशन के साथ। हम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। हम फौजों के कमांडर भी बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनते हैं। आज भी जो है क्रिकेट मैच होने जा रहा है इंग्लैंड में, तो शुभमन गिल जो है कल वो इंडिया की कप्तानी करेंगे। सिखों को तो देश ये है हिंदुस्तान, जहां हम इतनी बड़ी ताकत के साथ इतने आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। वेदभूषण शर्मा साहब, चूंकि ये संभव हम कह दें कि 2025 का G7 समिट, और ये तभी संभव हो पाया है सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा के प्रधानमंत्री से मुलाकात, और मुलाकात ने दोनों देशों के संबंध में सुधार के भी नए संकेत दिए हैं। ये भी वेदभूषण शर्मा सर माना जा सकता है। बिल्कुल, सिग्नल तो जा चुका है। जितनी भी इस तरह की आतंकी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे, और उनको बहुत ही क्लियर मैसेज कनाडा गवर्नमेंट जो नई चुनकर आई है, मिस्टर मार्क की, उन्होंने दे दिया है कि अब इस तरह की चीजें इस जमीन से नहीं पनपने दी जाएंगी। हालांकि जस्टिन ट्रूडो के टाइम में एक इस तरह का जुलूस निकाला गया था जो बड़ा तमाम सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ। सरकार ने कुछ उस पर बहुत सीरियसली उसको नहीं लिया, उसको बड़ा अक्रॉस द वर्ल्ड बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। जब ट्रंप सरकार की गवर्नमेंट अमेरिका के अंदर आई, तो अमेरिका ने कनाडा को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि अब अपने आप को करेक्ट कर लो, अदरवाइज हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। तब एक बहुत बड़ा मैसेज अमेरिका ने अपने बराबर के कंट्री, अपने बाजू के कंट्री, अपने छोटे भाई को दिया कि वक्त रहते अपने आप को ठीक कर लो। तो इसी क्रम के अंदर इसको देखा जाना चाहिए कि उन्होंने एक करेक्शन की जो शुरुआत थी उन्होंने कर दी है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही देशों की
इंडिया की भी और कनाडा की भी भत पिट रही थी इंटरनेशनल लेवल पर कि किस तरह से जो एक हमारा तबका है, भटका हुआ तबका कहें उसको या दूसरे तरह का तबका कहें, वो इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। किसान आंदोलन के अंदर वो क्लियर दिखाई दिया कि किस तरह से आईएसआई और पाकिस्तान से कुछ ट्विटर हैंडल और किस तरह से उसको तमाम को भड़काया गया, एक बहुत बड़ा फाइनेंस किया गया, तमाम चीजें की गई। सरकार ने वक्त रहते उन कानूनों को वापस भी ले लिया। तो इस तरह की जो चीजें चल रही थी उस पर एक तरह से विराम लग गया है। हालांकि अभी इसको फुल विराम तो नहीं कह सकते, अभी बहुत सारी चीजें इस क्रम के अंदर होनी बकाया है। जो नॉर्मल हालात अभी लगता है कि साल लग जाए उसके अंदर, या जो भी समय इन डिप्लोमेटिक चैनल्स के अंदर लगता है, या कॉन्फिडेंस जो क्रिएट होना है, जो वहाँ के देशभक्त सिख हैं या जो पढ़े लिखे और कानून को जानने वाले समझने वाले और जो सिख कम्युनिटी है उन तक ये मैसेज तो जा चुका है। अब मैसेज केवल उन लोगों को जाना है जो इस तरह की एक्टिविटीज में, आतंकी गतिविधियों में या देश को, भारत को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या जैसे आप अभी टेलीविजन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो अपना झंडा लेकर वहां पर तोड़फोड़ या इस तरह की एक्टिविटीज करने की कोशिश कर रहे थे। परंतु हालांकि अभी तक कोई मेजर ऐसी न्यूज वहां से नहीं आई है कि उन्होंने किसी तरह से, वो इकट्ठे जरूर हुए थे परंतु सरकार का इशारा समझकर उन्होंने अपने आप को कूल रखा, ठंडा रखा, और ये तमाम जो G7 की समिट थी वो कंप्लीटली शांतिपूर्वक समाप्त हुई। और जाने के बाद में, मोदी जी के निकलने के बाद में, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो मैसेज CISS के थ्रू दिया है वो पूरी दुनिया में देखा जाएगा और इसको समझा जाएगा। इस पर तमाम तरह की डिबेट सोशल मीडिया में हम आप लोग सब लोग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अब इसका आगे क्या रिपरकशन होगा, कि ये जो एक जो खुफिया रिपोर्ट थी उसके ऊपर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एडवर्स सूचना है कि एक तरह से कनाडा ने उन चीजों से हाथ खींच लिया है, तो अब उसके उनके अंदर एक मायूसी होगी क्योंकि अब वो कई तरफ से घिरे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कई तरह के सवाल पाकिस्तान की तरफ उठकर खड़े हो रहे हैं, चाहे जितनी भी वार हो रही है, अभी ईरान और इजराइल की वार आ रही है उसके अंदर भी पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। तमाम जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं पाकिस्तान से जनरेट होती हैं, तमाम बड़े से बड़े टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो आने वाला समय तय करेगा। बिल्कुल वेदभूषण शर्मा सर फौरन हाजिर हो रहे हैं वापस, चूंकि वेदभूषण शर्मा सर फौरन आ रहे हैं, इकबाल साहब आ रहे हैं वापस, चूंकि बहुत छोटे की बात में लगातार इस विषय पर हम गहन चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान हैं, वेदभूषण शर्मा सर हैं, इकबाल सिंह साहब हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। इकबाल साहब, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ कि क्या कनाडा ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बहुत ज्यादा छूट दे रखी थी, शायद इसीलिए बहुत सारे हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिले। और इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में खालिस्तानी तत्वों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, मैं चाहता हूं इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा आप। देखो, किसी भी देश में, इवन भारत में भी अपनी बात रखने की आजादी है, लेकिन आजादी दूसरे पे हमलावर ना बने इसकी भारत ने कभी इजाजत नहीं दी। कनाडा में भी ये आजादी है कि आप अपनी बात कह सकते हो, लेकिन बात किस ढंग से कहनी है और कैसे, बाहर डिप्लोमेटिक लोग हमारे बैठे हैं, किसी को है कोई प्रॉब्लम है बात कर सकता है, लेकिन ये जो टेररिज्म वहां बता के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये इसका कोई भी कानून किसी भी देश का अलाउ नहीं करता। मैं तो ये चाहूंगा कि जो लोग बच्चों को, स्कूल के बच्चों को लेके आए और उन्होंने वहां उपद्रव किया इस टेररिज्म के नाम से, खालिस्तान के नाम से, उन जो लोग लेके आए, बच्चों का नहीं, जो लेके आए उनका खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और जो बच्चे हैं इनको मेंटली जो है पूरा इसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जिनको ये गुमराह कर रहे हैं, बच्चे गुमराह ना हो, उनको सच पता चले। ये एक बहुत बड़ी समस्या कनाडा के लिए अपनी है, क्योंकि जो क्राइम वहां हो रहा है, रोज खबरें आती हैं, चाहे ड्रग का क्राइम हो, चाहे गैंग वार हो, किलिंग्स हो, वो सारी कनाडा में बहुत सारे लोग पंजाबी जो अपने आप को ये क्राइम में इन्वॉल्व कहते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, ये उनकी समस्या है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वेदभूषण शर्मा सर, लास्ट कमेंट लेंगे आपका।
क्या ये दोनों देशों के रिश्तों में भी एक नई शुरुआत माने इस रिपोर्ट के बाद, और कनाडा भारत के रिश्तों में मजबूती का भी एक तरह से इसे कदम माने वेदभूषण शर्मा साहब? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से वहां पर हिंदुस्तान की जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने मोदी जी का वेलकम किया है। यदि आप उसको ध्यान से देखें, उसमें सिख भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे जो वेलकम कर रहे थे मोदी जी का। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई है। हाँ। जहां तक आजादी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, उसके अंदर सीधे सीधे अब ये कह दिया है कनाडा सरकार ने कि आपको एक लिमिट तक है, उसमें किसी देश की बदनामी ना हो, किसी के अधिकारों का हनन ना हो। आप अपनी लिमिट में, अपने हुदूद में, अपनी लिमिटेशंस में रहकर कोई भी काम ऐसा करेंगे तो वो स्वागत है। परंतु यदि आप लॉ एंड ऑर्डर को कोई चैलेंज होगा या इस तरह की एक्टिविटीज वहां की लैंड से जनरेट होंगी जो हिंदुस्तान के या किसी भी कंट्री को हर्ट करेंगी, परेशानी पैदा करेंगी, उनके दिल को दुखाएंगी, उनके यहाँ कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज होंगी, तो उसको बर्दाश्त करने की पोजीशन में अब कनाडा नहीं है। बिल्कुल एक क्लियर सिग्नल दिया जा चुका है। आने वाले समय में तमाम वो स्टेप्स कनाडा की सरकार, क्योंकि अब हमारे जो कॉन्सुलेट हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो तमाम तैयारियां चल रही हैं हमारे मंत्रालय के अंदर कि किन किन को वहां पर भेजा जाए और किस तरह से जो हमारी चीजें रुकी हुई थी दोबारा से, चाहे वो व्यापार है, चाहे स्टूडेंट्स का भेजा जाना है, वहां से हमारे टूरिस्ट आने हैं, और तमाम जो एक्टिविटीज ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल थी बल्कि माइनस में चली गई थी, उनको दोबारा से एक्टिवेट किया जाएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन भारत सरकार का और कनाडा सरकार का एक ज्वाइंट ये जो वेंचर रहा है, बहुत कामयाब रहा है और हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो बहरहाल अब ये सवाल उठता है कि क्या अब कनाडा ने भारत की चिंता को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है? क्या ये कनाडा की नीति में बड़ा बदलाव है? क्या कनाडा ने अभिव्यक्ति की आजादी को ज्यादा छूट दे रखी थी, अब उसे लगाम दी है? क्या ये दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत है? तमाम कई सवालों का जवाब, इसके जवाब के लिए इकबाल सिंह लालपुरा साहब थे हमारे साथ बतौर सिख स्कॉलर, वेदभूषण शर्मा सर थे हमारे साथ बतौर पूर्व एसीपी। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में आप दोनों लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और मुद्दे की बात में हमने इसी विषय पर चर्चा की है, चूंकि भारत और कनाडा के बीच एक नई पहल, एक नई शुरुआत दोनों देशों के रिश्तों में भी, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हिंसा हुई है, उस हिंसा के ऊपर भी निश्चित तौर पर चूंकि कनाडा ने भारत की जो चिंता थी, भारत के जो आरोप थे, उसको गंभीरता से लिया है। कार्यक्रम खास फिलहाल इतने। आप देखते रहिए TV 100। नमस्कार।